Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Today's topic of discussion is difference between prokaryotic and eukaryotic cells. आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स सिंपलर सेल्स होते हैं। यहाँ आपके साथ एक डायग्राम शेयर की गई है प्रोकैरियोटिक सेल की विद ऑल द लेबलिंग्स। नेक्स्ट मेन डिफरेंसेस हम लोग एक टेबल आपके साथ शेयर किया गया उसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि बाउंडेड होता है बाय द न्यूक्लियर एनवेलप, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इनके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, आपको याद होगा हम लोगों ने न्यूक्लियस वाला टॉपिक कवर किया था। यूकैरियोटिक सेल्स में उनके न्यूक्लियस में डीएनए और क्रोमोसोम्स के मिलने से डीएनए और प्रोटीन्स के मिलने से बन रहे थे क्रोमोसोम्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की तो उनके क्रोमोसोम्स सिर्फ डीएनए के मिलने से बनते हैं, ठीक है, और वो फ्लोट करते हैं डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। इस रीजन को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनल्स की तो यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा, जबकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया है राइबोसोम्स को। तो यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स साइज़ में ग्रेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम्स। साइज़ की बात करें अगर हम तो ऑन एवरेज यूकैरियोटिक सेल्स 10 टाइम्स लार्जर होते हैं दैन प्रोकैरियोटिक वंस। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास सेल वॉल। तो यूकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। इन प्लांट्स फंजाई में बात करते हैं काइटिन। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। आप लोग पढ़ चुके हैं कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। आपको पता है कि एनिमल्स और प्लांट बॉडीज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के कंबाइन करने से बनती हैं और हर टाइप अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है और वो ओवरऑल तमाम फंक्शंस मिलकर उस बॉडी के या उस ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस बन जाते हैं, ठीक है। एक सेल दूसरे सेल से डिफरेंट पॉइंट्स या डिफरेंट रिस्पेक्ट्स पे डिफ्रेंशिएट कर सकता है। डू यू नो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन बॉडी बना होता है मैक्सिमम 200 टाइप्स ऑफ सेल से। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास साइज एंड शेप। रेड ब्लड सेल्स राउंड इन शेप होते हैं और इनका काम क्या है, एकोमोडेट करना ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन। नर्व सेल्स लॉन्ग होते हैं और इनका काम क्या है, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन। जाइलम सेल्स की बात करें तो वो ट्यूब लाइक होते हैं और उनमें थिक वॉल्स प्रेजेंट होती हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड स्पोर। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को कंपेयर किया जा रहा है। रूट हेयर सेल्स में लार्ज सरफेस एरिया है ताकि वो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कर सकें वाटर और सॉल्ट की। थर्ड पॉइंट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनल्स। ऐसे सेल्स जो कि सिक्रेशंस बनाने में इन्वॉल्व हैं उनके पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस होते हैं। फिर हम बात करते हैं ऐसे सेल्स की जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है तो उनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा। एज़ यू ऑल नो, इंडिविजुअल सेल्स तमाम कंट्रीब्यूट करते हैं होल बॉडी की फंक्शनिंग में। हम इन तमाम एग्जांपल्स उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नर्व सेल्स कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्सेस, इस तरह वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। मसल सेल्स कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, इस वजह से उनका ओवरऑल रोल आ जाता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी में। रेड ब्लड सेल्स कैरी करते हैं ऑक्सीजन एंड वाइट ब्लड सेल्स किल करते हैं फॉरेन एजेंट्स को। सो बोथ ऑफ देम कंट्रीब्यूट इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस। नेक्स्ट हेडिंग इज स्किन सेल्स। तो स्किन सेल्स एक्ट करते हैं फिजिकल बैरियर अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल्स और कुछ एज अ रिसेप्टर भी एक्ट करते हैं फॉर टेम्परेचर, टच, पेन एटसेट्रा। लास्ट वन इज बोन सेल्स। बोन सेल्स अपनी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में कैल्शियम को डिपॉजिट करते जाते हैं, इस तरह वो बोन को टफ और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इस तरह वो ओवरऑल आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करके सपोर्टिंग रोल में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल एज एन ओपन सिस्टम। सेल वर्क करता है एज एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का क्या मतलब है कि ये कुछ अपनी ज़रूरत के मुताबिक सब्सटेंसेस को इंटेक करता है, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाता है थ्रू इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए वो किससे उनको पास करवाता है, सेल मेम्ब्रेन से। उसके ऊपर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस परफॉर्म करवाने के बाद उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं और कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। सेल क्या करता है, वो इन प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज़ कर देता है या दूसरे सेल्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा। बाय प्रोडक्ट्स को या तो स्टोर कर लिया जाता है या फिर उनको सेल से एक्सक्रीट आउट करवा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। फर्स्ट पैराग्राफ में हम सेल साइज को डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है कि सेल्स डिफरेंट वेरी करते हैं ग्रेटली इन देयर साइजेस। स्मॉलेस्ट सेल्स की बात करें तो वो आपके पास है बैक्टीरिया जिनको कहा जाता है माइकोप्लाज्मा, जिनका डायमीटर रेंज करता है बिटवीन 0.1 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर। बल्किएस्ट सेल्स में आपके पास आ जाते हैं बर्ड एग्स के सेल्स। लॉन्गेस्ट सेल्स में एग्जांपल्स आपके पास मसल सेल्स की और नर्व सेल्स की। ज़्यादातर सेल्स इन्हीं रेंजेस में एग्जिस्ट करते हैं।
सेकंड पैराग्राफ में आपके साथ सेल साइज़ और शेप को के रिलेशनशिप को हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह वो सेल फंक्शन में रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास बर्ड्स एग्स की। ये बल्कि होते हैं इन शेप क्यों? क्योंकि इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है फॉर द डेवलपिंग यंग। नेक्स्ट एग्जांपल है मसल सेल्स। मसल सेल्स लॉन्ग होते हैं और ये इतने एफिशिएंट होते हैं कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अलोंग द बॉडी जॉइंट्स पुल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंथी नर्व सेल्स। ये ट्रांसमिट कर सकते हैं मैसेजेस को बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर आपके पास है स्मॉल नेक्स्ट हेडिंग बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल सेल साइज। इसके भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स की जो आपको पता है कि डायमीटर उनका क्या है 8 माइक्रोमीटर, इसलिए उनके लिए ईजी है कि वो ईजिली टाइनीस्ट ब्लड वेसल्स में से भी पास कर सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ सरफेस एरिया ऑफ लार्ज एंड स्मॉल सेल्स। आपको पता है ज़्यादातर सेल्स का साइज़ स्मॉल ही होता है। अगर उनको इनके वॉल्यूम के साथ रिलेशन चेक किया जाए तो लार्ज सेल्स का सरफेस एरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सेल्स। जैसा कि फिगर 4.21 में दिखाया गया है इफेक्ट ऑफ सेल साइज ऑन सरफेस एरिया। एक आपके पास फुल 1 लार्ज सेल है और 27 स्मॉल सेल्स है। दोनों केसेस में आपके पास वॉल्यूम सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे ही आपके पास कैलकुलेशन की गई है 30 माइक्रोमीटर इंटू 30, तो आपके पास टोटल वैल्यू वॉल्यूम सेम है। ओके, कंट्रास्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम टू टोटल सरफेस एरिया कंपैरिजन किया जा रहा है। टोटल वॉल्यूम को अगर हम कंपेयर करें टोटल सरफेसेस एरिया से, तो यहाँ पर सरफेसेस एरिया क्या होंगी वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि आपके पास क्यूबिकल शेप में 6 साइड्स होती हैं और इसके सरफेस एरिया की भी 6 साइड्स हैं। द एरिया ऑफ 1 साइड, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स आर एस फॉलो। अब ये पूरी कैलकुलेशन आपको दिखा दी गई है। अगर हम सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं एक लार्ज क्यूब का, तो कैलकुलेशन उसकी ये है और ओवरऑल वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी 1 स्मॉल क्यूब 600 माइक्रोमीटर स्क्वेयर, और ओवरऑल 27 स्मॉल क्यूब्स की हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखें कैसे सरफेस एरिया की वैल्यूज़ डिफ्रेंशिएट कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम। नेक्स्ट हेडिंग इज़ रोल ऑफ सरफेस एरिया। अब एक सेल को जितने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं और उसमें जो वेस्ट प्रोडक्शन हो रही है उसका क्या रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द सेल वॉल्यूम। सेल टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट्स वेस्टेज थ्रू सरफेस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की सरफेस से ही ये दोनों काम किए जाते हैं। अगर लार्ज वॉल्यूम होगा सेल का तो उसको लार्ज सरफेस एरिया चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप लोगों ने डायग्राम देखी है फिगर 4.21, एक लार्ज सेल है तो उसके पास सरफेस एरिया क्या है, कम होगा एज रिलेटिव टू इट्स वॉल्यूम, और स्मॉलर सेल्स के पास क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। हम ये बात कंक्लूड करते हैं कि जो मेम्ब्रेन्स हैं स्मॉल सेल्स की, उनके पास वो लार्ज कैन सर्व देयर वॉल्यूम्स मोर इजीली, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द लार्ज सेल। इसका क्या मतलब है कि लार्ज सेल है चाहे उसके पास वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन उसका सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर सेल्स। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।